अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाजिब सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं कायनाती डिस्कशन की स्पेशल एपिसोड। इसको हम स्पेशल एपिसोड क्यों कह रहे हैं? इसको हम स्पेशल एपिसोड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके सवालात पर मबनी है। आपके वो तमाम सवालात जो आप लोगों ने हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए भेजे हैं, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनके जवाबात क्या है। सबसे पहला सवाल हमें मौसूल हुआ है रिजवान ख़ान साहब की तरफ से। ये कहते हैं कि इल्मुल फ़ल्कियात के मुताबिक ज़मीन पर इंसान कब से आबाद है? रिजवान साहब, ये जो सवाल है ये फ़ल्कियात का नहीं है, क्योंकि ये अमूमन हम फॉसिल्स के ज़रिए मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं कि भाई इंसान ज़मीन पर कब से आबाद था। तो अगर हम फॉसिल्स के ज़रिए जो हमें डाटा मिला है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं इंसानों के जो तकरीबन 2 लाख साल पुराने हैं। तो इंसान तकरीबन 2 लाख साल से आबाद है और ये जो तहज़ीबें हैं इन्होंने जन्म लिया है तकरीबन 8 से 10 हज़ार साल पहले। यानी इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा, तस्वीरें बनाना सीखा। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ से इंसान की तरक्की का आगाज़ होता है। तो तकरीबन मॉडर्न इंसान जो है, जो जदीद इंसान है जिसने लिखना पढ़ना सीखा, वो तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार साल पहले हमें तहज़ीबें मिलती हैं पुरानी। लेकिन जो इंसानी मौजूदगी के जो एविडेंस हैं फॉसिल्स के ज़रिए जो हमें मिलते हैं वो तकरीबन 2 लाख साल कदीम हमें मिलते हैं। इसके बाद अगला जो हमें सवाल मौसूल हुआ है ये हमें मौसूल हुआ है सोक्रेट अली सीना। आई थिंक इन्होंने सुकरात लिखा हुआ है। तो ये है कैन वी गेस द वेट ऑफ नॉन यूनिवर्स, हाउ मच गैलेक्सीज आर टोटली डिस्कवर्ड। जो हमारा नॉन यूनिवर्स है इसका जो वेट है, वेट नहीं कहना चाहिए, हम मैस कहते हैं, क्योंकि वेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है ग्रेविटी पे। अगर आप किसी सियारे के ऊपर मौजूद हैं तो आपका वेट होगा। अगर आप स्पेस के अंदर मौजूद हैं और आप किसी सियारे के मदार में हैं या किसी स्टार के ऑर्बिट के अंदर है तो उस दौरान आपको चूँकि ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस फेस हो रहा होता है, तो लिहाजा वेटलेसनेस की वहाँ पे कैफियत होती है। तो लिहाजा जो हमारी कायनात है इसका जो मैस है वो है 10 की पावर 53। अब याद रहे ये जो मैस है ये हमारी ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स है। 2 किस्म की, यानी कायनात के अंदर भी 2 डिवीजन्स हैं। एक होती है नॉन ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स, एक होती है ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स। जो कायनात हमें दिखाई देती है तकरीबन 93 अरब नूरी साल का जो अहाता है, जो हमें ऑब्ज़र्वेबल है, तो उसको हम काबिल मुशाहिदा कहते हैं। उसके बाहर जितनी भी कायनात है कितनी बड़ी है हमें मालूम नहीं है, तो उसे हम नाकाबिल मुशाहिदा कहते हैं। चूँकि नाकाबिल मुशाहिदा कायनात को हमने देखा ही नहीं है, लिहाजा वहाँ पे मादे की क्या मिकदार है हमें नहीं मालूम। लेकिन जो काबिल मुशाहिदा कायनात है इसमें मादा 10 की पावर 53 kg है। लेकिन ये भी अब देखा जाए तो इसमें हमें पता है कि जो हमारी कायनात है उसमें सबसे ज़्यादा जो है डार्क एनर्जी है जिसकी वजह से कायनात फैल रही है। उसके बाद आता है डार्क मैटर। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये मिल के 96% कायनात बनती है। और ये इसका जो है कितना यानी वेट है या कितना मैस है, इसके मुतालिक अभी कैलकुलेशंस हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ जो हमारी विजिबल यूनिवर्स है उसके अंदर जो 4% ऑर्डिनरी मैटर है जिससे हमारा पाला पड़ता है डेली, तो ये उसका वेट है। बकाया जो हमारी मादे हैं, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, इसका क्या वेट है इसके मतलब अभी हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है डॉक्टर सुनीता पंजवानी का। उन्होंने लिखा है कि मैं चाहूँगी इस दफ़ा आप हाइपरनोवा की वजाहत ज़रूर शामिल करें। अगर हम माजी के अंदर जाते हैं तो 1962 के अंदर आपको पता है कि रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ हो गया था, जिसके नतीजे में हमें मून लैंडिंग जैसा गिफ्ट भी मिला कि इंसान ने चाँद पर पहुंच गया, वरना शायद चाँद पर पहुंचने में हमें शायद मज़ीद कुछ अरसा लग जाता। लेकिन ये जो जंग थी, सर्द जंग, कोल्ड वार, इसकी वजह से इन दोनों ममालिक ने अपनी जो खलाई तहकीकात हैं उनको काफ़ी तेज़ कर दिया था। तो 1962 के अंदर नासा को स्पेस से गैमा रे बर्स्ट मिला। गैमा रे बर्स्ट जो है ये उस सूरत में मतलब उस वक्त जो हमें मालूम था वो ये था कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, कोई एटमी तजर्बा अगर हम करेंगे तो उसके अंदर से गैमा रे बर्स्ट निकलता है। अब जब खला से हमें गैमा रे बर्स्ट आता हुआ मिला तो ये बड़ी हैरान कुन दरियाफ्त थी। उस वक्त 1962 की बात है। तो नासा ने सोचा, बल्कि अमेरिका ने सोचा कि ये जो है यकीनन रूस ने कोई
खला के अंदर एटमी तजर्बा किया है। और हमें पता है कि उस दौरान स्पेस ट्रीटी जो है साइन हो रही थी। जो यूनाइटेड नेशन है वो इन तमाम ममालिक को ठंडा करने के लिए एक मुआहदे पे दस्तखत करा रही थी कि भाई आपने स्पेस के अंदर जाके वहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च नहीं करना और स्पेस का आपने बड़ा अदब व एहतराम करना है कि ये, क्योंकि वो ये चाह रही थी कि भाई स्पेस तक ये मामलात ना पहुँचें, जंगी मामलात। तो उसके लिए मुआहदा हुआ। तो अब अमेरिका को लग रहा था कि शायद रूस ने इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की है और स्पेस के अंदर इन लोगों ने एटमी तजर्बा कर दिया, जिसकी गैमा रे बर्स्ट हमें यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। अब जब ये बात पता चली तो नासा अलर्ट हो गया, उसने कुछ मज़ीद सैटेलाइट्स भेजी और उन्होंने जब मज़ीद स्काई को स्कैन किया तो उन्हें आसमान पे दीगर जगहों से भी ये गैमा रे बर्स्ट आती हुई मिली। और एक जगह ऐसी थी जहाँ पे हमें चाँद के पीछे से जो है गैमा रे बर्स्ट आती हुई मिली, जिससे हमें ये आइडिया हुआ, अमेरिका को ये मालूम हुआ कि ये गैमा रे बर्स्ट जो है रूस ने कोई ऐसा तजर्बा नहीं किया, ये हमें गलत फहमी हुई है। ये इसी वजह से कहा जाता है कि हाइपरनोवा वो चीज़ है जिसकी वजह से तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ होने वाला था, लेकिन बचत होगी। तो हुआ ये कि जब स्काई को स्कैन किया गया, हमें मालूम हो गया कि भाई ये आसमान से आ रही है। तो अब सोचा कि ये होती क्या है। तो जब इस पे तहकीक की गई तो पता चला कि आसमान पे ये बहुत रेयर फिनोमेना है हाइपरनोवा का, लेकिन जब ये होता है तो उस दौरान एक शदीद किस्म की गैमा रे बर्स्ट जो है वो खारिज होती है। और हाइपरनोवा अब क्या होता है, हाइपरनोवा सुपरनोवा की तरह ही होता है, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। हमें पता है कि जब सूरज से 3 गुना बड़ा सितारा जब मरता है तो वो एक धमाके से फटता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और वो जो सुपरनोवा बन के वो न्यूट्रॉन स्टार में बन जाता है। अब क्या हाइपरनोवा क्या है, जब सूरज से 30 गुना बड़ा सितारा जब अपनी मुद्दत पूरी करता है तो उस दौरान जो धमाका होता है उसे हम हाइपरनोवा कहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि जो न्यूट्रॉन सितारा है वो अगर किसी उसके करीब अगर कोई एक्टिव सितारा मौजूद है तो वो अपने एक्टिव जो सितारा है उससे वो मादा हड़प करता रहता है, और जब वो न्यूट्रॉन सितारा 30 सूरजों के बराबर उसका मैस हो जाता है तो अचानक से वो हाइपरनोवा होके एक शदीद धमाके से वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। अब हाइपरनोवा के दौरान गैमा रे का एक बर्स्ट निकलता है। तो अगर गैमा रे का जो बर्स्ट निकलता है, इसके अगर हाइपरनोवा के नज़दीक कोई प्लैनेट हो और गैमा रे बर्स्ट की ज़द में वो प्लैनेट आ जाए, तकरीबन कहते हैं कि 10,000 नूरी साल का भी अहाता अगर है तो उसमें भी वो ज़िंदगी को वाइप आउट कर सकता है। इस हद तक ताकतवर होता है हाइपरनोवा। तो हाइपरनोवा के दौरान शदीद किस्म का गैमा रे का बर्स्ट क्यों निकलता है, उसकी वजह ये होती है कि जो सितारे का कोर है, जब ब्लैक होल बनता है सितारा तो इतनी जल्दी वो कोलैप्स करता है, जो आउटर कोर होता है सितारे का, तो उसको उस ब्लैक होल में गिरने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अचानक से जब ब्लैक होल बनता है तो अंदर से अब जगह खाली होगी, तो वो जो बाहरी इलाका है, जो बाहरी परत है, वो उस ब्लैक होल के गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। उस दौरान उसकी जो रफ़्तार है रोशनी की रफ़्तार के 99% के करीब पहुँचती है, और वो एक जेट की शक्ल में उस ब्लैक होल के किनारों से जो है हमें फूटती हुई महसूस होती है। चंद सेकंड का ये लम्हा होता है और उस दौरान वो सारा मादा ब्लैक होल के अंदर पहुंच जाता है। कुछ मादा जेट की शक्ल के अंदर निकलता है, नॉर्थ और साउथ पोल अगर आप कह लें उससे। तो अगर कोई सितारा उसके नज़दीक हो तो ज़िंदगी उससे वाइप आउट हो सकती है। अभी हम लोगों ने चेक किया, हमारी कहकशां के अंदर अभी हमारे करीब कोई ऐसा बड़ा सितारा मौजूद नहीं है जो हाइपरनोवा होने लगा हो, या कोई ऐसा बड़ा सितारा मौजूद नहीं है जिसके हाइपरनोवा होने की वजह से हम उसके निशाने पे होंगे हमारे के बर्स्ट पे। तो ये रेयर फिनोमेना है, ठीक है। तो हाइपरनोवा को आप सुपरनोवा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकती हैं। इसके बाद अगला सवाल है रेहान ख़ान साहब की तरफ से कि साइंसदान मरीख़ के बारे में कितनी जानकारी हासिल कर चुके हैं, मरीख़ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए कितने पुरएतमाद हैं। साइंसदान मरीख़ के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर चुके हैं, मतलब उसके आउटर जो उसकी सरफेस है उधर हम लोगों ने रोवर्स भेजे हैं, हमने मरीख़ के गिर्द सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं। हमें तो ये भी पता चल गया कुछ जगहों पे कि भाई मरीख़ की सतह के नीचे शायद पानी भी मौजूद है, लेकिन इसकी अभी कन्फर्मेशंस होना बाकी हैं। ज़ाहिर बात है कोई रोवर वहाँ पे जाएगा, खुदाई करेगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा तो हमें कन्फर्मेशन हो पाएगी। तो मरीख़ के मुतालिक हमें काफ़ी हद तक मालूमात मिल चुकी हैं, लेकिन क्या वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? तो इस पूरे
तरीक़ाकार को कि भाई वहाँ पे हम जाके उसे ज़मीन जैसा कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें वहाँ पे एयर सील्ड कंटेनर बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर हम रहेंगे। वहाँ से जब हम एयर सील्ड कंटेनर से बाहर निकलेंगे तो हमें खलाई लिबास पहनना होगा, नहीं तो हम 2 मिनट के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे ज़मीन की तरह ही घूम फिर सकें तो हमें वहाँ पे जाके बनाने पड़ेंगे, उसे पूरे मरीख को हमें ज़मीन जैसा बनाना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स। इसके मुतालिक हमने 5 एपिसोड्स पर मबनी एक सीरीज़ youtube.com/ज़ेबनामा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोगों ने पब्लिश की हुई है। उस सीरीज़ का नाम है नस्ल इंसानी का अगला पड़ाव। आप वो 5 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ है। आई थिंक एक एपिसोड उसकी 15 से 20 मिनट की है, कुछ 30 मिनट की भी एपिसोड्स हैं। उसके अंदर हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को तफसीली डिस्कस किया है और हमने टाइम लाइन्स बताई हैं कि कौन सी कंपनी स्पेस एजेंसी कब जाएगी और क्या हिसाब किताब होगा। तो वो आप सीरीज़ में आपको रिकमेंड करूँगा, एक बार आप देखें। आपको चूँकि इस हवाले से शौक़ है जानने का, तो आई होप सो कि आपको उसके अंदर इस सवाल का बड़ा तफसीली जवाब मिल जाएगा। तो यकीनन इंसानों ने वहाँ पे जाके ज़िंदगी गुजारने के प्लान बना रखे हैं, लेकिन ये कब होगा, अगले 10 सालों में हो जाएगा। लेकिन इंसान इस सब को कैसे करेगा हैंडल, वहाँ पे क्या हमें मुश्किलात होंगी, ये वो सीरीज़ देख के आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है तौफीक काशिफ साहब की तरफ से कि रात को सियारे और सितारे देखने के लिए कोई ऐप। तौफीक साहब, मैंने अपनी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अभी महीना पहले आई थिंक मैंने अपलोड की हुई थी, जिसके अंदर मैंने स्टार वॉक 2 ऐप के ज़रिए बताया था कि आप आसमान पे सितारों और सियारों को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, उस ऐप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वो पूरी वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको सारा मालूम हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है, कुछ वक्त आपको ऐप के थ्रू देखना पड़ेगा, उसके बाद एक वक्त आएगा कि आप हमारी तरह जो है ना बग़ैर ऐप के आप सिर्फ आसमान पे देख के पॉइंट आउट कर लेंगे, हाँ जी ये बीटल जूस है, ये सितारा जो है सुपरनोवा होने वाला है, ये फ़लाँ प्लैनेट है। जब आपको सितारों के नाम, सियारों के नाम आना शुरू हो जाएँ, आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चलना शुरू हो जाए, तो आपके लिए आसमान ही बदल जाता है। फिर आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे आपकी सड़क पे कम से कम नज़र नहीं होगी, आपकी आसमान पे ही होगी नज़र। तो ये मैं आपको कहूँगा, मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार वॉक 2 ऐप के मतलब जो हमारी वीडियो थी उसको आप लाजमी देखें। आई होप सो कि उसमें काफ़ी हद तक इसके हवाले से आपको मालूमात मिल जाएंगी। इसके बाद अगला सवाल है चौधरी इरफान साजिद साहब की तरफ से कि क्या मुस्तकबिल करीब में कोई ख़तरा है ज़मीन को या उस पर बसने वालों को, जिस वजह से मरीख और चाँद का रुख किया जा रहा है। ज़मीन को ख़तरा मौजूद है, ठीक है। ज़मीन के गिर्द अरबों के हिसाब से ज़मीन के करीब शहाबिये मंडला रहे हैं, ठीक है, हमें मालूम है। और एक बात आप ज़हन में रखें, मैं अभी स्टीफ़न हॉकिंग की एक बुक पढ़ रहा था जो लास्ट बुक है उनकी ज़िंदगी की, तो उसमें उन्होंने बताया था कि तकरीबन हर 2 करोड़ साल के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर ज़मीन पे आके गिरता है, यानी ये एवरेज है कि तकरीबन 2 करोड़ साल के बाद ऐसा होता है वाक़या, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वाइप आउट हो जाता है। आपको याद है कि आज से 6 करोड़ साल पहले लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा था जिसने डायनासोर्स नाम की मखलूक का ख़ात्मा किया था। डायनासोर्स का जो एरा था वो बहुत लंबा एरा था, आई थिंक उन्होंने 22 करोड़ साल हुकूमत की है या 23 करोड़ साल तक उनकी हुकूमत थी। हुकूमत का मतलब है कि वो डायनासोर्स का राज था, उनसे ताकतवर मखलूक ज़मीन पर उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो इंसान को तो अभी आए हुए तकरीबन 2 लाख साल हुए हैं। तो डायनासोर्स ने इतना लंबा अरसा राज किया और एक 80 किलोमीटर के पत्थर ने आके उनका सफाया कर दिया था, ठीक है। तो यही कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमारे साथ अगर हो सकता है तो उसकी क्या मतलब इम्पेक्ट ये होगा कि भाई इंसान का ख़ात्मा हो जाएगा, जितनी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंसान एक जगह से निकल के मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद हो। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है, इसके अलावा भी दीगर वजूहात हैं। इसको हम कमर्शियल हिसाब से भी देख सकते हैं, भाई फ़्लाइट्स चलेंगी तो कंपनीज़ का काम शुरू हो जाएगा, खलाई कंपनीज़ का काफ़ी कारोबार बढ़ जाएगा। इसके अलावा वहाँ से माइनिंग होगी, वहाँ पे जो सब्ज़ियाँ उगाई जाएंगी यहाँ पे ज़मीन पे आके बेची जाएंगी तो उनका एक अलग दाम होगा। ये मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं उसके,
ठीक है, इन फ्यूचर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आज से हम कहते हैं कि 30,000 साल पहले इंसान एशिया और इसके इर्द गिर्द के बरआज़म पे आबाद था, लेकिन फिर आइस एज आया तो उस दौरान कुछ सर फिरे इंसान जो है वो निकल के अमेरिका की तरफ चले गए, ठीक है। तो जब उन्होंने वो पार की, वो जो ख़ित्ता था जहाँ पे आइस जमी हुई थी वो असल में समुंदर था, समुंदर का एक ख़ित्ता था नॉर्दर्न एरिया में। वो जब वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया रशिया के पास से और वो अमेरिका पहुँचे, तो अगले कुछ सैकड़ों साल बाद जब पीछे वो आइस पिघल गई और दोबारा समुंदर बन गए तो वो वापस नहीं आ सके और वो वहाँ पे ही रहना शुरू हो गए। तो जब शुरू में इंसान अमेरिका को एक्सप्लोर कर रहा था, अमेरिका तो भी कुछ 600 साल पहले एक्सप्लोर हुआ है, लेकिन उससे पहले 30,000 साल पहले इंसान वहाँ पे आबाद थे। तो जब 14वीं सदी के अंदर इंसान ने अमेरिका को एक्सप्लोर किया तो उस दौरान यही सवालात किए जा रहे थे कि क्योंकि यही गुमान किया जाता था कि भाई हम लोग जितना कुछ पूरी ज़मीन है वो यही ख़ित्ता है, जितना समुंदर है आगे इसके पार कुछ भी नहीं है। तो जब अगर आप अफ्रीका से निकलेंगे, आप यूरोप से बाहर निकलेंगे तो आगे समुंदर है, आगे उसकी कोई ज़मीन मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान गया और उसने मज़ीद ज़मीनें एक्सप्लोर की और अब आज देखिए हमारा अमेरिका आना जाना इस तरह जिस तरह हम लोग अभी यहाँ पे अगर हम दिन का खाना खा रहे हैं तो हम रात का खाना वहाँ पे मतलब खाने की तैयारी कर सकते हैं, या हम रास्ते में खाएंगे, अगला खाना हमारा जो है अगले दिन का खाना हमारा अमेरिका में होगा। तो अब हमारा अमेरिका आना जाना इतना आसान है, तो मुस्तकबिल में हमारा मरीख पे आना जाना इतना आसान हुआ करेगा। तो हम लोग ये किया करेंगे कि भाई हम छुट्टियां गुजारने के लिए मरीख पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर 9 महीने लगते हैं मरीख में जाने के लिए, हो सकता है उस वक्त 3 महीने लगें या 1.5 महीना लगे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया जाए। तो इंसान एक सियारे से बढ़कर मतलब मल्टी प्लैनेटरी मखलूक बनने वाला है। तो लिहाजा हम लोग जो हैं इस एस्पेक्ट से भी आप देखें, एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर ज़मीन पे ज़िंदगी का ख़ात्मा होता है तो अगर मरीख पे ज़िंदगी सर्वाइव कर जाती है तो इंसान जो है उसको फिर आगे बढ़ा सकेगा। तो ख़तरात हर वक्त मंडला रहे हैं। 6 करोड़ साल पहले एक पत्थर आके टकराया था। एवरेज ये थी कि जो हिस्ट्री चली आ रही है 2 करोड़ साल बाद टकराते हैं, लेकिन 6 करोड़ साल से अब नहीं टकराया तो पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर में टकरा रहा हो। और अगर कोई ऐसा पत्थर इस वक्त ज़मीन की तरफ आ रहा हुआ तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको रोक सकें। तो वो चुटकी के अंदर पूरी ज़मीन से सब टेक्नोलॉजी को और इतनी इंटेलिजेंट मखलूक का ख़ात्मा कर देगा। तो यस, ख़तरात मौजूद हैं। इसके बाद अगला सवाल है मोहम्मद हसनैन साहब का कि प्लैनेट 9 के बारे में कुछ बताएं। हसनैन साहब, मैंने youtube.com/ज़ेबनामा पे प्लैनेट 9 के हवाले से पूरी एक सीरीज़ तो नहीं कहेंगे, एक वीडियो बना के रखी हुई है। कायनात की खोज की एपिसोड 9 थी आई थिंक, या 8 थी, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे आके, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप वो देख लें। उसके अंदर हमने प्लैनेट 9 को ही डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है बिलाल साकी का, क्या वाइजर 2 अभी भी सफ़र कर रहा है? जी बिल्कुल, वाइजर 2 अभी भी सफ़र कर रहा है। और अभी हमसे कितना दूर है, ये मुसलसल हमें डाटा भेजी जा रहा है। या आप नासा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे डाटा जो है चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हर सेकंड के बाद उसका डाटा चेंज हो रहा होता है, उसका जो हमसे फासला है। तो आप उसकी लाइव लोकेशन देख सकते हैं, अभी चल रहा है सफ़र उसका। इसके बाद है यावर ख़ान साहब का सवाल है कि करीब ही इंसान मरीख पर कदम रखेगा इंशाअल्लाह। क्या नासा ने मज़हब के बारे में कोई कानून बनाया है कि वहाँ इंसान किस मज़हब का पैरोकार होगा? नहीं, नासा ने मज़हब के मुतालिक कोई कानून नहीं बनाया और ना ही बनाना चाहिए नासा को। उसकी वजह यह है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जो साइंस है, ये तमाम इंसानियत का मिल के कम्बाइन एक मिशन है। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, यहूदी भी शामिल हैं, जो नॉन मुस्लिम्स दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वो भी शामिल हैं। ये कम्बाइन मिशन है। तो इसके अंदर आज तक इस एस्पेक्ट से नहीं देखा गया कि भाई कौन से मज़हब वाले मरीख पे जा सकेंगे या वहाँ पे जाके इंसान का क्या मज़हब होगा। इस हवाले से नहीं देखा गया, ना फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये फिर उस स्पेस एजेंसी के लिए मसला है। मतलब ज़ाहिर बात है, अगर वो किसी ख़ास मज़हब वालों को रोकेगी, ये भाई कहेगी कि भाई सिर्फ ईसाइयों को जाना है, या कहेगी सिर्फ मुसलमानों को जाना है, या सिर्फ यहूदियों को जाना है, तो उस स्पेस एजेंसी का बकाया तमाम मालिक बाइकआउट कर देंगे। तो मतलब जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उस स्पेस एजेंसी के लिए मसला, लिहाजा कोई ऐसा करेगा नहीं कभी।
इसके बाद अगला सवाल है शराफत अली साहब का कि बराए मेहरबानी इस तस्वीर के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करें। अच्छा, ये वाइजर के मतलब तस्वीर है जो मैंने फेसबुक पे शेयर की थी और मैंने बताया था कि वाइजर के ऊपर ये डायग्राम्स बनी हुई हैं। शराफत साहब, ये जो है तस्वीर है, इसको अब मेरे पास अगर कोई वाइट बोर्ड इस वक्त होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। इसके मतलब मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैं आपके लिए एक मज़मून जो है ना इसके मतलब लिख दूँगा और उसके अंदर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा कि इस पे जो वाइजर की डिस्क है इसके ऊपर जो मुख्तलिफ डायग्राम्स बनी हैं ये क्या क्या बता रही हैं।